मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का सवाल उठाते हुए इस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। अपोजिशन ने जो बात कही वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से ईडी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, उससे तो सवाल उठेंगे ही। और यही वजह है कि कांग्रेस ईडी के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों को ईडी की जांच की धमकी से डराकर सरकारें गिराई गईं, लेकिन जिन विधायकों को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन लोगों के खिलाफ क्यों ईडी, आईटी और सीबीआई के समन्स नहीं जा रहे जो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए? जिनको आप टेंटेड कहते थे, जिनको आप करप्ट कहते थे, जिनको समन्स गए थे, जिनको नोटिसेस गए थे, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, वो कैसे बंद हो गए? मुझे तो पता नहीं उसमें कितना सिक्योरिटी ज्यादा किया है, कम किया है, लेकिन उसके लिए इतना आतंक, इतना क्यों भयग्रस्त होना चाहिए? जो कुछ भी कानून के हिसाब से होगा। और अगर कुछ कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करते हैं तो कोर्ट है जी। मॉनसून सत्र के पहले 11 दिन महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर चले गतिरोध और हंगामा के बाद अब ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव फिर बढ़ता दिख रहा है। और ऐसे में बचे हुए मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादा कामकाज हो सकेगा, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब पार्थ चैटर्जी की बात करते हैं, जो कि शिक्षक भर्ती घोटाला के केंद्र में लगातार बने हुए हैं। ईडी घोटाले के पैसे को बरामद करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्थ चैटर्जी और उनके करीबियों की संपत्ति की छानबीन किस तरह से लगातार जारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी की ताजा छानबीन। लेकिन इस पॉश अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के इस फ्लैट में जब ईडी की टीम दाखिल हुई तो उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बीच इन उम्मीदवारों का दावा है कि जो नौकरी कायदे से उनकी होनी चाहिए थी वो दूसरों को मिल गई, जिन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर कर दिया गया और नौकरी दे दी गई। उनका कहना है कि 2019 से चल रहे उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने सीबीआई जांच के आदेश दिया और इसके बाद ईडी इसमें शामिल हुई। संगीता नाग का आरोप है कि भर्तियां प्रतिभा से नहीं, पैसे से हुई है। पैसे के बदले में हुआ है, तो वो सब पैसे कहाँ गए? कहीं ना कहीं तो गए हैं ना। तो हमें लगता है कि वो सारे पैसे जो अभी हमको दिख रहा है टीवी पे, वो सारे पैसे उसी क्या है। संगीता जैसे उम्मीदवारों को लगता है कि जो अफसर उनको मिले थे वो इसलिए जाया हो गए क्योंकि उन्होंने घूस नहीं दी। हाई सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए 20 लाख तक पैसे मांग रहे थे वो लोग। और ऐसे शायद होगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग ऐसे 20 लाख देके नौकरी कर रहा है।
जबकि 2011 के अपने चुनावी हलफनामे में अपने पास बस 6300 रुपए कैश बताने वाले पार्थ चैटर्जी के पास 2021 में 1,50,000 की नकदी थी, जबकि उनके सहयोगी के पास बिल्कुल नोटों का पहाड़ मिला। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्पिता मुखर्जी जो कुछ बता रही हैं, उसके आधार पर तलाशी जारी रहेगी। जांच के शुरुआत में बड़ी रकम में पैसा मिलना ईडी के लिए एक अच्छी खबर था, लेकिन अब इस एजेंसी को यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो सारे पैसे बरामद हुए हैं वो टीचर के रिक्रूटमेंट के सिलसिले में लिए गए रिश्वत के पैसे हैं। और इस काम के लिए उन्हें सीबीआई पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और प्रमाण करना पड़ेगा कि पार्थो चैटर्जी इन सारे जो आरोप है इनसे जुड़े हुए हैं और उनका इसमें एक अहम रोल है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। इधर मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने एक पुराने ड्रग्स केस में बड़ी सफलता हासिल की है। मुंबई से सटे नाला सुपारा से 703 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जो कीमत है वो 1400 करोड़ बताई जा रही है और 5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। इन बोरों में अनाज नहीं, नशे का पाउडर भरा है, जिसे मुंबई से सटे नाला सुपारा के एक ठिकाने से बरामद किया गया है। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के मुताबिक बरामद ड्रग्स 703 किलो मेफेड्रॉन यानी एमडी ड्रग्स है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1400 करोड़ रुपए है। खास बात है कि पुलिस को एक पुराने केस की तहकीकात के दौरान ये सफलता मिली है। 29 मार्च को एएनसी के वर्ली यूनिट ने केस रजिस्टर किया था, जिस केस में एक एक्यूज को 250 ग्राम्स ऑफ मेफेड्रॉन के साथ अरेस्ट किया गया था। इसी केस की सप्लाई लिंक पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और जो 5th नंबर का एक्यूज है उसके पोजीशन से टोटल 703 केजीज ऑफ मेफेड्रॉन सीज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी है। पुलिस के मुताबिक जिस आरोपी के पास से ड्रग्स का ये भंडार पकड़ा गया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है और अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल कर वो खुद ही एमडी ड्रग्स बनाता था। 5th नंबर का एक्यूज है वो केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है। उसको टेक्निकल नॉलेज है कि किस प्रकार से मेफेड्रॉन का प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना और प्रोडक्शन करना, इस सब चीज़ों का उसको नॉलेज है और उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके वो अपना काम कर रहा था। पुलिस की जांच में अभी तक इस ड्रग्स रैकेट का कोई विदेशी लिंक नहीं मिला है। पुलिस की माने तो आरोपी मुंबई और आसपास के इलाकों में ही ड्रग्स सप्लाई किया करते थे, लेकिन बल्क क्वांटिटी में। पुलिस अब इस ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़े दूसरे लोगों और ड्रग्स से होने वाले मुनाफे के मनी ट्रेल का पता लगाने में जुटी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक मार्डी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश में 18 जुलाई से पैक किए हुए दाल, अनाज और दूसरे खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लगा दिया गया, लेकिन दिल्ली के जो थोक व्यापारी हैं इसे बचने के तरीके भी निकाल चुके हैं। दिल्ली में दाल, अनाज के सबसे बड़े थोक बाजार नया बाजार से शरद शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में इन दिनों देश के सबसे बड़े अनाज और दाल के थोक बाजार नया बाजार में इस तरह के स्टिकर लगाकर 25 किलो के कट्टे में 26 किलो चावल भरकर बेचा जा रहा है, ताकि 5% जीएसटी देने से बचा जा सके। दरअसल 18 जुलाई से सरकार ने अनाज, दाल और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगा दिया। 25 किलो तक की पैकिंग इसके दायरे में आई। ऐसे में 5% जीएसटी से बचने के लिए व्यापारी अब कम से कम 26 किलो की पैकिंग में ही व्यापार कर रहे हैं। सर, पहले जो लोकल आदमी है, गरीब आदमी है, उसको नॉन जीएसटी का माल चाहिए, कहाँ से लगाएं? गवर्नमेंट ने 25 किलो तक जीएसटी लगा दिया है। अब हमसे नॉन जीएसटी का बारदाने में माल मांगते हम कैसे करें उस चीज़ को? अच्छा, तो एक 25 किलो का इकट्ठा है, उसी में 26 किलो माल भर दिया गया है। उसी में 26 किलो कर दिया गया है सर। जो व्यापारी 25 किलो की स्टैंडर्ड पैकिंग में बेच रहे थे, उनको अचानक से इससे ज़्यादा बड़े कट्टे भी नहीं मिल सके, जिसके चलते कुछ व्यापारी 25 किलो के कट्टे में 26 किलो अनाज भरकर काम चला रहे हैं, तो कुछ 25 किलो के कट्टे में ही जुगाड़ करके 30 किलो माल भरकर बेच रहे हैं।
उपभोक्ता है, जो हमारा कस्टमर है, वो कहता है कि जब जीएसटी की छूट गवर्नमेंट ने दी है तो आप हमें कुछ ऐसा कीजिए कि हमें बिना जीएसटी का ही दीजिए। अब तुरंत देने के लिए हमने 25 किलो जो लिखा हुआ था उसको 30 किलो किया, स्टैंपिंग की और एक्सटेंशन किया कट्टे का। एक बार देखिए, ये 25 किलो का ही है कट्टा, ये जैसे हुआ करता था 25 kg, इसी को आपने एक्सटेंड किया। जी, एक्सटेंड किया। ये देखिए इस तरह से एक्सटेंड किया है, इस पे जोड़ लगाया है और साथ में स्टैंपिंग किया है, बंद करके 30 किलो किया। ये ऐसे करके उसी कट्टे को 25 किलो के कट्टे को ये एक्सटेंड करके ये 30 किलो का कट्टा जो है बना दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से ग्राहक चाहता है माल उसी तरह से बेचना होता है। हमें सब कुछ ग्राहक अनुसार चलना पड़ता है। ग्राहक जैसी डिमांड करेगा हमें वो काम करना पड़ता है। ग्राहक जीएसटी नहीं देना चाहता क्योंकि चावल एक डेली नेसेसरी आइटम है और हर टाइप का गरीब आदमी भी है, इसमें मिडिल क्लास भी है, सेमी मिडिल क्लास भी है, सब खाते हैं। तो इससे 5% जो जीएसटी सरकार ने लगाया है वो बिल्कुल ही गलत है। तो उससे बचने के लिए अब हम 26 किलो के कट्टे में काम कर रहे हैं, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कहता है कि 25 किलो तक के ही बारदाने को, कट्टे को, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं, कि हम रिटेल काउंट करते हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर वो बल्क पैकिंग होती है। तो अब हम सब व्यापारी बल्क पैकिंग की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर वो चीज़ मांग रहा है। दाल पहले से 30 किलो की पैकिंग में उपलब्ध थी, लेकिन चावल अधिकतम 25 किलो की पैकिंग में आता था। ऐसी ही पैकिंग रिटेलर होलसेलर से ले जाकर अपनी दुकान पर 1-1, 2-2 किलो खुले में बेचते थे। वही अब चावल की न्यूनतम 26 किलो पैकिंग ले जाकर बेच रहे हैं और जीएसटी से बच रहे हैं। ये कहानी देखकर आपको लगेगा कि जिस तरह सरकार अलग अलग आइटम ढूंढ रही है जीएसटी लगाने के लिए, ठीक वैसे ही व्यापारी भी अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है जीएसटी बचाने के लिए। अपनी अपनी जगह सरकार और व्यापारी दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो नियम और कानून के हिसाब से ही हो रहा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि असली शिवसेना कौन है, फिलहाल इस मुद्दे पर कोई फैसला न ले। महाराष्ट्र शिवसेना में घमासान के बीच पहली बार सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे कैंप के लिए बड़ी राहत आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि असली शिवसेना कौन है, फिलहाल इस मुद्दे पर फैसला न करे। अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर जल्दबाजी में कार्रवाई ना करे। ठाकरे कैंप को जवाब देने के लिए समय मिले और अगर पक्षकार और समय मांगते हैं तो विचार हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की कार्रवाई जारी रखने पर कुछ नहीं कहा है। वहीं शिंदे कैंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ये मामला दल बदल का नहीं है, किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। अयोग्यता का मुद्दा स्पीकर को तय करने दिया जाए और चुनाव आयोग की कार्रवाई अदालती कार्रवाई से अलग है। दूसरी ओर ठाकरे कैंप ने कहा है कि शिंदे गुट के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट तय करे, वो दावा नहीं कर सकते कि वो ही शिवसेना है। अदालत में मामला लंबित है तो चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कानून के सवाल मांगे हैं। अब 8 अगस्त को अदालत ये तय करेगी कि क्या वो इस मामले को संविधान पीठ को भेज दे। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव कैंप को बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जाहिर है इस मामले में राजनीतिक लड़ाई भी चलती रहेगी और यहाँ अदालत में कानूनी लड़ाई भी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए किस तरह से फैंस के बीच में पहुंच रहे हैं अक्षय कुमार, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज 29 शहरों में स्थगित कर दी गई, जिससे हजारों परीक्षार्थी जो हैं वो परेशान दिखे। अब जो ये परीक्षा है वो 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। आखिर क्यों स्थगित हुई ये परीक्षा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। देखिए, जो आज CUET की जो परीक्षा होनी थी उसको स्थगित करना पड़ा और अभी जो नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि 17 राज्यों के 29 जो जिले हैं वहाँ पर बने जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी जो परीक्षा है उसको स्थगित करनी पड़ी है और अब ये जो परीक्षा है वो 12 से 14 अगस्त के बीच में होगी। दरअसल NTA का ये भी कहना था
कि जो तकनीकी एक त्रुटि आई, ये जो पेपर थे ये अपलोड नहीं हो पाए, तो उसी के चलते इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली, नोएडा, जोधपुर जो जैसे शहर हैं, वहां पर जब हजारों की तादाद में उन परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट्स पहुंचे परीक्षा देने के लिए, तब उनको बताया गया कि ये परीक्षा स्थगित हो गई है। तो उसके चलते जो आसपास के इलाकों से छात्र और उनके अभिभावक आ गए, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसी के चलते आज हमने जब सुबह बात की तमाम सारे अभिभावक और छात्रों से, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उनका कहना था कि उनको पहले बताना चाहिए, लेकिन एनटीए का ये कहना है कि चूंकि ये बहुत तकनीकी एक त्रुटि है, ये पूरी ऑनलाइन परीक्षा होती है, तो उसी के चलते लास्ट मोमेंट पर जो है ये अपलोड नहीं हो पाया, तो उसी के चलते इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। और अब ये 12 से 14 अगस्त के बीच में करवाई जाएगी। और अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से शिमला कालका रेल लाइन में चलती हुई ट्रेन से कुछ ही दूरी पर अचानक चट्टान गिर गई। चट्टान का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि जिस वक्त ये चट्टान गिरी, इस ट्रैक पर शिवालिक ट्रेन चल रही थी। सामने पहाड़ गिरता देख चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दी। इससे ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई।